हेलो जय हिंद दोस्तों। मैंने कहा था ना थोड़ा देर लगेगा दोस्तों, लेकिन तबाही मचा दूंगा आज की इस वीडियो में दोस्तों। पूरे बुक का फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट के साथ साथ सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, परिभाषा यानी टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने कई बार फिजिक्स के वीडियो में बोला है कि परिभाषा डेफिनेशन फर्स्ट बुक से नहीं आता है, मैंने साबित किया, प्रूफ भी किया है। सबसे ज्यादा परिभाषा डेफिनेशन सेकंड बुक से पूछा जाता है। समझ आई मेरी बातें? सबसे बड़ी बात मैं दोस्तों सीना ठोक के कह रहा हूं इस वीडियो में कि आपको कहीं रटा हुआ महसूस नहीं होगा, हर एक चीज फील होगा, समझ आएगा। आपको अलग से मेहनत करने के लिए इन सारे डेफिनेशन पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं हर एक चीज फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, बस आप पूरा वीडियो को देखो। अगर ऐसा नहीं लगा, अगर आपको लगा कि नहीं रटना पड़ रहा है यार, यहां भी तो रटना ही पड़ रहा है, अगर ऐसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। लेकिन अगर लगा कि नहीं बंदे ने सही समझाया, बेहतर समझाया, फील हुआ हर एक चीज, तो उसके बाद आप वीडियो को शेयर जरूर करना, इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले दूसरे तीसरे चैप्टर ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग पीछे से पहले की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा डेफिनेशन सेकंड बुक से पूछा जाता है। आप लगातार 5 साल का पीवाईक्यू उठा करके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, साबुत आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे जो भाषणबाजी लिखा है ना, मैं उन टीचर की तरह नहीं हूं कि पहले आपको भाषणबाजी पढ़ूंगा फिर उसके बाद समझाऊंगा, नहीं, मैं पहले फील कराऊंगा, फिर आपको साबित करूंगा कि ये देखो अब तुम्हें अपने आप तैयार हो गया, ये महसूस करा के दिखाऊंगा। ध्यान से समझना। विस्थापन धारा क्या है? संधारित्र के बारे में जानते हो? इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अब संधारित्र में क्या करते हैं हम लोग? बाहर से आवेश भेजते हैं, ठीक है, और आवेश को क्या करता है संधारित्र? धारण करता है। धारण का मतलब आवेश को स्टोर करता है। तो जब ये आवेश स्टोर करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बात आपको पता है, और इधर की ओर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये बात आप जानते हो कि एक तरफ प्लस आएगा और दूसरी तरफ जब निगेटिव आएगा तो याद रखना प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बहने लगेगी। प्लस से माइनस की तरफ क्या बहने लगेगी? वैद्युत क्षेत्र बहने लगेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब एक संधारित्र में तुमने आवेश भेजा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ये वैद्युत क्षेत्र में जब बार बार परिवर्तन होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में जब बार बार परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा? परिवर्तन होने की वजह से चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबक क्षेत्र हो जाता है उत्पन्न। अब जब ये चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इससे हमें पता चल गया कि इसका मतलब आवेश जो है वो रुका हुआ नहीं है, आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ गति कर रहा है, आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ गति कर रहा है। अगर आवेश रुका होता तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो ही नहीं पाता। इसका मतलब आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है। जब आवेश गति कर रहा है, आवेश जब गति कर रहा है तो चुंबक उत्पन्न हुआ। यह भी बात सही है कि चुंबक तभी उत्पन्न होगा जब धारा बहेगी। जब धारा बहेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं धारा बह रही है, भलाई हमें दिख नहीं रही है लेकिन कहीं ना कहीं धारा बह रही है। उस धारा को ही विस्थापन धारा कहा गया। अब आप कहोगे कि इसे अगर एग्जाम में लिखा जाए तो हम किस तरह से सजा के स्टेप बाय स्टेप लिखे? तो बोलना कि एक संधारित्र है, एक संधारित्र में मैंने आवेश भेजा, आवेश भेजने की वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन हो रहा था बार बार, उसके मान में जब परिवर्तन हो रहा था तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबक क्षेत्र तभी उत्पन्न होता है जब आवेश गति करता है। इसका मतलब उसमें धारा है, इसका मतलब उसमें धारा बह रही है। इसी धारा को विस्थापन धारा कह रहा है। अब यहाँ पे देखो जो भाषणबाजी लिखा है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब किसी संधारित्र में आवेश दिया जाता है, जब किसी संधारित्र में आवेश दिया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच क्षेत्र समय के साथ साथ परिवर्तित होने लगता है। उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होने लगता है? समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, जिसकी वजह से इसके कारण प्लेटों के बीच चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण प्लेटों के बीच चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ आई मेरी बातें? अब कह रहा है हम जानते हैं कि चुंबक क्षेत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब आवेश गतिमान हो, या उल्टा कह सकते हो कि जब धारा बहे। ये भी कह सकते हो कि जब धारा बहती है तभी चुंबक तैयार हो सकता है। इसका मतलब कहने की धारा बह रही है। तो उसी बात को यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं धारा बह रही है। उसी धारा को बोला जा रहा है विस्थापन धारा, उसी धारा को बोला जा रहा है आभासी धारा या विस्थापन धारा। आभासी का मतलब काल्पनिक, विस्थापन धारा कहा जा रहा है, ठीक है। अब कोई पूछे विस्थापन धारा क्या है तो समझ जाओगे ना कि दो प्लेट थे, उस पर आवेश भेजा गया, आवेश गति कर रहा था जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब वैद्युत क्षेत्र समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा था जिसकी वजह से चुंबक तैयार हो गया, और चुंबक तभी तैयार होता है जब विद्युत धारा बहता है, और उसी विद्युत धारा को विस्थापन धारा कह रहे हैं। तैयार? गुड। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का है। कह रहा है क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। कभी कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस बार 2026 में आने की संभावना पूरा है। समझ रहे हो? 100% आने की संभावना। इन दोनों में से कोई ना कोई चिपकाएगा आपका 2 नंबर में, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो क्या कह रहा है।
कह रहा है क्रांतिक कोण क्या होता है। अब आप ध्यान से समझो, ये बात तो आपको पता है मेरे भैया, ये बात तो आपको पता है कि जब कोई भी, मान लो ऊपर में हवा है, मान लेते हैं वायु, नीचे में मान लेते हैं कांच है, क्या है, कांच। अब आप प्रकाश की किरण हवा से जब कांच के अंदर भेजते हो, हवा से कांच के अंदर, ये हो गया अभिलंब, तो क्या होता है, सीधे जाने के बजाय वो झुक जाता है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन इसे पलट दें, अगर इसे अगर हम पलट दें, ऊपर कांच कर दें, ऊपर कांच कर दें और नीचे वायु कर दें। कांच का मतलब होता है घना, घना माध्यम का मतलब सघन माध्यम, सघन माध्यम, और वायु क्या है, पतला, पतला यानी विरल माध्यम, विरल माध्यम। पतला का मतलब होता है इसका घनत्व कम है ऊपर वाले से, ठीक है। अब मान लो यहां से हम एक प्रकाश की किरण इस तरह भेज, ये मान लो अभिलंब है, ठीक है, यहां से एक प्रकाश की किरण इस तरह भेज रहे हैं, दिमाग लगाते जाना, जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन जब ये कांच से हवा में जाएगा, कांच से हवा में जाएगा, तो भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जाएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। देखो दूर हो गया ना, अभिलंब से जाना सीधे था लेकिन अभिलंब से दूर हो गया। अभिलंब कौन है, ये वाली लाइन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे करके भेजता तो अभिलंब से और दूर हो जाता, थोड़ा और ऐसे भेजता तो अभिलंब से और दूर हो जाता, हाँ या ना। अगर मैं इसे थोड़ा सा और झुका देता तो इस पे आ जाता, हाँ या ना, इस पे आ जाता। एकदम बेहतर दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये व्हाइट कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ से भेजा तो यहाँ चला गया। अगर ध्यान से देखा जाए, जब मैं ऐसे भेजा तो यहाँ चला गया, तो कोण कितना बन गया अभिलंब और यहाँ के बीच, 90 डिग्री का। क्या हो गया, 90 डिग्री का। तो जब आप इस तरह से प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेज रहे हो, और वो झुकते 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 झुकते, या कह लो उठते 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 अपवर्तित होते होते, अगर अभिलंब और इसके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे ही कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे सी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। आप फार्मूला भी देखे होंगे, एन इजिकल टू क्या होता है, 1/sin सी होता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी यूज होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल का अगला पार्ट आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट का न्यूमेरिकल हम लोग का बचा हुआ है। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, फिजिक्स का एक ही वीडियो में डेरिवेशन मैंने करा दिया है पूरे बुक का, बस न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट का बचा है। डेफिनेशन वाला काम हो ही गया आज, ठीक है। फिर इसके बाद एमसीक्यू बचेगा हम लोग का। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या होगा, ये क्रांतिक कोण होगा, ठीक है। अगर मान लो इसे थोड़ा सा और अगर नीचे झुका देता तो यहाँ ऐसे जो था ये ऊपर चला जाता, हाँ या ना। यानी एक ऐसी विशेष स्थिति आएगी कि आप इसे झुकाते जाओगे, झुकाते जाओगे तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाएगा, वापस अपने ही माध्यम, यानी किस में आया था, कांच से आया था, कांच वाले माध्यम में ही चला गया। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे देखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, ये सघन है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए। अब देखो तुम और झुका दिए तो और ऊपर चला गया, तो इसका कोण देखो 90 से भी अधिक हो गया कि नहीं, 90 से अधिक होने का मतलब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया कि नहीं। तो इसे ही बोला जा रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ईमानदारी से दिल से बताओ, किडनी फेफड़ा गुर्दा सबकी कसम खा करके, कि आपको समझ आया या नहीं आया ना, मजा आया ना, क्लियर हुआ। क्रांतिक कोण पूछेगा तो याद रहेगा ना, कि याद रखना, जब हम प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में भेजते हैं तो उसका जब कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब इसे और थोड़ा सा झुका के भेजते हैं तो वापस अपने ही माध्यम में लौट आता है और इसका क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बड़ा कोण हो जाता है, इसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बताइए यहां तक समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम लोग का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, व्यतिकरण। ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा, कि व्यतिकरण क्या है। आपको याद रखना, व्यतिकरण को परिभाषित करने के साथ साथ व्यतिकरण का प्रकार भी पूछ सकता है। दो तरह के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। याद रखना ये क्या होता है, समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो। मान लो दो तरंगे हैं, जैसे मान लो एक तरंग आगे की ओर जा रही है इस तरह, ठीक है, इसके साथ साथ एक और जा रही है और ये आपस में मिल गए। मिलने की वजह से अब एक जो नया तरंग निकलेगा, वो जो नया तरंग निकलेगा, हो सकता है ये जो जा रही थी, इनकी जो स्पीड थी, आगे वाला जो नया तरंग निकला, हो सकता है इन दोनों की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाए, ज्यादा तीव्रता हो जाए, या हो सकता है इन दोनों के मिलने से जो पहले था उससे भी स्लो हो जाए। व्यतिकरण का मतलब होता है तरंगों का आपस में मिलना। दो या दो से अधिक तरंगे जब आपस में मिलती हैं, तो मिलने के बाद जब नया तरंग एक निकलता है, और वो नया तरंग की प्रकृति कैसी होती है, उसकी तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी, इसी घटना को बोला जा रहा है व्यतिकरण। और ये दो तरह का होता है, संपोषी और विनाशी। अभी बता रहा हूं क्या होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक तरंग ऐसे जा रही है, मान लो एक तरंग ऐसे जा रही है, ठीक है, दो या दो से अधिक तरंग हो सकती है। अभी यहाँ पे मिल गई इस बिंदु पे, ठीक है। अब इस बिंदु पे मिलने के बाद जो तरंग निकले, हो सकता है इन दोनों से भी बड़ी निकले तरंग, पॉसिबिलिटीज है। या हो सकता है ये जो दोनों तरंगे आपस में मिले, मिलने की वजह से क्या हो सकता है, इनसे भी छोटा तरंग निकले, इनसे भी छोटा तरंग निकले, समझ रहे हो।
तो हो सकता है इनकी तीव्रता बढ़ भी सकती है, इनकी तीव्रता घट भी सकती है। तीव्रता का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बहुत तेजी से भी जाने लग सकती है और कम भी हो सकती है। तो क्या है कहने का मतलब, आओ समझाता हूं। ये बात तो आपको समझ लो पहले, व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक तरंगों का आपस में मिलना। अब मिलने के बाद क्या होता है, इनकी तीव्रता या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। इसी घटना को व्यतिकरण कह रहे हैं, देख सकते हो। जब दो या दो से अधिक समान प्रकृति की तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ सकती है और कभी घट सकती है। इसी घटना को व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कह रहे हैं। बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? ये बात आपको इतनी आसान तरीके से कोई डिलीवर नहीं करेगा मेरे भाई, जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी समय सीमा को जान रहा हूं कि अभी कितना कीमती वक्त है आपका। समझ रहे हो? आप लोग सोच रहे होगी कि एक दो दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरा तबीयत बहुत डाउन है, ठीक है, बीच बीच में तबीयत डाउन हो जा रहा है, लेकिन जब भी लेके आ रहा हूं वीडियो धमाकेदार लेकर के आ रहा हूं। बस अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है? साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये भरोसा दिला रहा हूं मैं आपको, ठीक है? जैसे जैसे मेरा तबीयत ठीक होता जाएगा वैसे वैसे वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, वीडियो धमाकेदार आता जाएगा। आप देख लेना, जो लोग पूरी साल में ना करा पाए होंगे वो मैं आपको 5 से 10 दिन में करा के दिखा दूंगा। ये आपको सीना ठोक के कह रहा हूं। और ये मैं पिछले बार भी किया था कि पिछले बार मैंने 12th का वीडियो डालना शुरू किया था, आपको पता होगा कि मैं दिसंबर से वीडियो डालना शुरू किया था। दिसंबर और जनवरी मिला करके पूरा मैंने कवर कर दिया था, बच्चों का मैंने फुल सपोर्ट किया था, ठीक है? तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? बस आप अपना भरोसा बनाए रखो, फिर उसके बाद आप देखो आगे आगे होता क्या है, ठीक है? हिंदी इंग्लिश सब वीडियो आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब वीडियो अब लगातार आता रहेगा, वीडियो स्टॉक में हम लोगों ने बना करके रख लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए, यहां तक आपको समझ आया मैंने क्या कहा, ठीक है? व्यतिकरण तो आपके दिमाग में चला गया कि व्यतिकरण क्या है। अब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण अगर अलग से पूछ दिया तो क्या करोगे भाई, गड़बड़ हो जाएगा ना। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यतिकरण, दो तरह का होता है। पूछा जा सकता है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है? तो याद रखना, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। अब ये है क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे मान लो एक तरंग मेरा इस तरह से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक तरंग मान लो मेरा इस तरह से जा रहा है, ठीक है? ये ऊपर वाले को पॉजिटिव कह देते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा एक और तरंग है, इसकी भी शुरुआत पॉजिटिव से ही हो रही है, यानी ऊपर से, और ये नीचे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, श्रृंग, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ठीक है? ऊपर वाला ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, ये भी गर्त है, ये भी गर्त है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? इस तरह से आगे की ओर ये बढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, यानी समान समय में समान कला, कला का मतलब होता है, समझ रहे हो, फेज, समान समय में समान कला दर्शा रहे हैं। ये जब ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो उसी समय ये भी नीचे है, ये उस समय ऊपर है तो ये भी उसी समय ऊपर है, ठीक है? अब जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे रे बाबा मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे नया तरंग आएंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये तरंग बहुत बड़ा हो जाएंगे, ठीक है? ये तरंग क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति के समान समय में समान कला दर्शाने वाली दो तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो इस तरह के बनने वाली तरंगों को बोला जाता है संपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण आप समझ गए होंगे, विनाश करना, नष्ट करना। ये देखो, इसकी कला पॉजिटिव है शुरू में, लेकिन जो दूसरा तरंग है उसकी शुरुआत निगेटिव से हो रही है, यानी समान समय में कला विपरीत है। ये पॉजिटिव थे नेगेटिव, ये नेगेटिव थे पॉजिटिव। तो जब ये मिलेंगे भैया, तो जब ये मिलेंगे तो मेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे, तो क्या आएगा, आपका ठाकुर भानु प्रताप आएगा, ठीक है? इस तरह से और ज्यादा छोटी तरंग हो जाएंगी, तरंगे और छोटी हो जाएंगी, इसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। अब बताओ समझ आया कि जब दो तरंगे विपरीत कला वाली समान समय में आपस में जब मिलती है किसी बिंदु पे तो निकलने वाली जो तरंग होती है वो तरंग क्या हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है, यानी और छोटी आयाम के हो जाते हैं। आयाम का मतलब होता है ये जो इसकी हाइट है। समझ आई मेरी बात है? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विवर्तन की। अगर आप व्यतिकरण समझ गए तो विवर्तन समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन तीनों में से कोई ना कोई आपके सेट में पूछा जाएगा, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ध्यान से समझना, लेकिन बड़ा आसान तरीके से समझा दूंगा, ठीक है? व्यतिकरण तो आपने समझ ही लिया। व्यतिकरण क्या होता है, जब काफी सारी तरंगे, ठीक है, काफी सारी तरंगे एक ही बिंदु पर आती हैं और मिलने के बाद एक नई तरंग में बट जाती हैं, मिलने के बाद एक नई तरंग बना लेती हैं,
उसकी तीव्रता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। जैसे समझिए, यहाँ पे बहुत सारी तरंगे मिल करके एक तरंग में निकली। बहुत सारी तरंगे जब एक बिंदु पे मिली तो कोई एक नई तरंग निकली। ठीक है, और उसकी आवृत्ति इनसे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि विवर्तन में क्या होता है गुरु, कि अगर हम किसी छोटे से छिद्र से छिद्र से जब हम किसी तरंग को इस तरह गुजारते हैं, जब इस तरंग को गुजारते हैं तो ये कई तरंगों में विभाजित हो जाता है, कई तरंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को बोला जाता है विवर्तन। इसी घटना को बोला जाता है विवर्तन। जब प्रकाश तरंगे किसी संकीर्ण और छिद्र, संकीर्ण छिद्र का मतलब बहुत ही छोटे से छिद्र से, बहुत ही छोटे से छिद्र से उसके किनारे से होकर के मुड़ करके फैल जाता है। फैलने का मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो फैल गया ना, मुड़ करके फैल जाता है, तो इसी घटना को विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहा जाता है। समझ आई मेरी बात? उदाहरण के तौर पे एक छोटे से छिद्र से गुजरते प्रकाश के बीच में चौड़ी उजली धारी बन जाता है, चौड़ी उजली धारी बन जाता है, चौड़ी उजली धारी बन जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज वाला, उसी तरह से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ। अब आती है बारी ध्रुवण। अब ध्रुवण क्या होता है, ध्यान से समझो। ध्रुवण से पहले अध्रुवित समझ लो, तो ध्रुवित ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ये रटाए होंगे लोग, लेकिन देखो फील करा रहा हूं मैं। तुम्हारे घर में बल्ब होगा, कोई भी बल्ब होगा, 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, इस तरह से। अगर बल्ब जलाते हो तो क्या बल्ब की रोशनी केवल एक ही तरफ इस तरह से जाती है, या केवल इधर की तरफ जाती है, या हर तरफ, जिधर भी डायरेक्शन संभव है, जिधर भी दिशा है, हर तरफ जाती है कि नहीं? इधर चला मैं, इधर चला मैं, इधर चला, हर तरफ संचरित होती है कि नहीं? प्रकाश की तरंग, प्रकाश की तरंग हर तरफ संचरित होती है, हर तरफ फैल रही है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसी युक्ति, ऐसा कोई एक डिजाइन बनाए, एक ऐसा कोई दिमाग लगाए कि ये जो काफी सारी तरंगे जो इस तरह से आ रही हैं, वो फैलने के बजाय यहाँ पे कोई इस तरह से, मान लो मैंने एक ऐसा कोई फिल्म या पोलराइड या इस तरह से कोई प्लेट लगा दिया, कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया कि फैलने के बजाय एक ही रास्ते में, एक ही तल में आगे की ओर बढ़ने लगे, इस तरह। ठीक है, एक ही तल का अनुसरण करने लगे, एक ही तल में आगे की ओर बढ़ने लगे बिना फैले, तो इसे ही बोला जाता है ध्रुवित प्रकाश। क्या बोला जाता है? ध्रुवित प्रकाश। समझ आई मेरी बातें? चारों तरफ फैल रही है, अध्रुवित प्रकाश। ये चारों तरफ फैलने वाली प्रकाश को अगर हम कोई दिमाग लगा करके कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे कि ये जो चारों तरफ ऐसे फैल रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, वो एक ही जगह पे आकर के एक सीधे में जाने लगे। जैसे इधर से फैल 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 करके जा रही है, लेकिन कोई वहां पे ऐसी बाउंड्री आ गई कि फैलने की वजह सब एक ही में मिलके एक ठो बन करके जाने लगी और एक ही रास्ते का अनुसरण करने लगी, एक ही तल, एक ही पथ पे चलने लगी। इसे बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, जब प्रकाश तरंग के कंपन अनेक तलों के बजाय एक तल में जाने लगे, केवल एक तल में सीमित हो जाए, काफी सारी तरंगे एक तल में सीमित हो जाए, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ईमानदारी से बताना। मजा आया? क्लियर हुआ? बहुत सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दे ब्रॉगली तरंग क्या है, या दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न 2026 में पूरा ये दम रखता है 2026 में आने का। तो ध्यान से समझो क्या है दे ब्रॉगली। द्रव्य तरंग क्या है? द्रव मत समझ लेना, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ में क्या क्या आ सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकते हैं। यानी ठोस के भी पार्टिकल हो सकते हैं, द्रव के भी पार्टिकल हो सकते हैं, और गैस के भी पार्टिकल हो सकते हैं। ये कह रहा है कि द्रव्य तरंगे क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि द्रव्य तरंगे कण के रूप में संचरित होते हैं। कण 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 पार्टिकल, समझ रहे हो? कण के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये कण जितना ही ज्यादा भारी होगा, ये कण जितना ही ज्यादा भारी होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ये कौन कह रहा है? दे ब्रॉगली अपने तरंग सिद्धांत में कह रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, तो नहीं सुनिए। मान लीजिए मेरे पास एक कण है इतना बड़ा सा, और एक जगह यहाँ पे कण है इतना बड़ा सा। ठीक है, तो कण जितना ही छोटा होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही बड़ी होगी। वेवलेंथ इसे बोलते हैं, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, वजन कम, लैम्डा बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। एक श्रृंग से श्रृंग की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, या फिर गर्त से गर्त की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, बात आप जानते होंगे। इसे वेवलेंथ दूरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो जितना स्मॉल रहेगा, यम यानी वजन जितना कम होगा, ये दूरी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वजन बढ़ गया, दूरी
घट जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ है मेरी बात? ये कौन कह रहा है? दे ब्रॉगली अपने तरंग सिद्धांत में कह रहा है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया? इतनी इजी तरीके से आपको सच बताना दिल से कोई नहीं समझाया होगा। मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो भरोसा करके वीडियो को देखो, आनंद उठाओ और एग्जाम में फोड़ के आओ। समझ आई मेरी बातें? हर एक चीज आपको समझाऊंगा, गजब के क्वेश्चन लेके आया हूं, कोई फालतूबाजी वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, चिंता मत करिए। हम उस टाइप के टीचर नहीं है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उलझा के रखें, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसमें उलझा के रखें। ये भी आता है लेकिन परसेंटेज बहुत कम होता है आने का इन सब चीजों का। ठीक है, कूलाम का नियम कई बार आया है बताइए ना, कितने बार आया है एग्जाम में? नहीं आया है, उसके बजाय द्विध्रुव आ गया है। कूलाम के नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। तो इसीलिए दोस्त कि आप भीड़ में मत भागो, कोई कुछ भी तैयार करा दे रहा है भरोसा करके तैयार मत करो, एनालाइज करो कि जो क्वेश्चंस ये टीचर करा रहा है मेरे को भी उसका घड़े में खड़ा करो। ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हूं, मेरे ऊपर भी आप तभी भरोसा करो जब आप प्रूफ ले लो, आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ यार बंदा जो करा रहा है वाकई में सैंपल पेपर में, पीवाईक्यू में, अनसॉल्व में काफी बार ये रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे एनालाइज किए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही आकर के टाइम पास करने के लिए कोई भी क्वेश्चन लेके नहीं आ रहा हूँ। अगर ऐसा करना होता तो मैं रेगुलर वीडियो, चर्चा वीडियो ला सकता हूँ। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। द्रव्य तरंगे क्या होती है अब मैं पढ़ूंगा तो इजीली समझ आ जाएगा। देखो कह रहा है गतिमान द्रव्य, द्रव्य यानी कण के रूप में, ये जो कण है, गतिमान जो कण होता है, कण से संबंध तरंगे जो होती है, कण से संबंध जो तरंगे होती है उसे द्रव्य तरंगे या दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? दे ब्रॉगली तरंगे। कितनी इजी है। इस तरंग दैर्ध्य का सूत्र यहां लिखा हुआ है, समझ रहे हो? H/mv। ठीक है, इस हिसाब से नहीं लिखोगे तो यहाँ पे एक फार्मूला है ना, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब जन्म करते हो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ? क्योंकि यम बढ़ाओगे तो लेमडा घटेगा, यम और बढ़ाओगे तो लेमडा घटेगा, या फिर यम घटाओगे तो लेमडा बढ़ेगा। वही बात तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, जितना हल्का रहेगा लेमडा उतना बढ़ जाएगा, यानी वजन घटेगा लेमडा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा डिस्टेंस घट जाएगा। समझ आई मेरी बात? यही बात इसमें कही गई है। ईमानदारी से बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है इस प्रयोग का सत्यापन डेविसन और जर्मन के प्रयोग द्वारा किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखिए। यहाँ पे क्या करना है? आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण लिखना है और उसके संकेतों को बताना है। तो ध्यान से समझिए, आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण जो होता है, तो समीकरण जो होता है वो होता है 1/mv² बराबर एच ब्रैकेट में v माइनस v नोड होता है। ठीक है, अब आप एक एक चीजों को जान लो क्या क्या है। ये समीकरण लिखना होगा जब भी आपको ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो 2025 के कोड नंबर JS में पूछा गया है, आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो पक्का पूछा ही पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक ना? तो यहाँ पे कौन क्या क्या है देखो, यहाँ पे भी मैक्स जो है, ठीक है, भी जो मैक्स है वो क्या है? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, फिर आपको कहता है एच बी जो है, एच का अंदर गुणा करोगे ना तो एच बी हो जाएगा और एच बी नोट हो जाएगा। एच बी जो है अवशोषित फोटोन की ऊर्जा है, अवशोषित फोटोन की ऊर्जा है। समझ है मेरी बातें? फिर कहता है एच जो है प्लांक नियतांक है। एच क्या है? प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट है। भी नोट जो है वो धातु की देहली आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप नहीं जानते आवृत्ति का मतलब यहीं पे देख लो, मैं हल्का समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक तरंग इस तरह से जा रही है, ठीक है, ध्यान से समझो आवृत्ति क्या होता है, हल्का सा समझा देता हूं मैं। मान लो यहां से एक चक्कर इस तरह से लगाया, ठीक है, एक चक्कर लगाया, फिर यहां से दो चक्कर हो गया, हुआ कि नहीं? मान लो एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में इसने दो चक्कर लगाया, पर सेकंड कितना? दो चक्कर। दो चक्कर का मतलब होता है 2 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? आवृत्ति इसकी 2 हर्ट्ज की हो गई। क्या हो गई? 2 हर्ट्ज की आवृत्ति हो गई। बताओ समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? अगर मान लो एक सेकंड में इस तरह से, एक सेकंड में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक सेकंड में 5 बार इस तरह से कला कंप्लीट करता है। एक बार का मतलब एक कला कंप्लीट होना, एक पीरियड कंप्लीट होना, ठीक है। 5 कला कंप्लीट होता है तो इसका मतलब न्यू का वैल्यू हो गया 5 हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति याद रखना, उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। बताओ ईमानदारी समझ आए? ये सारी चीजें फील हुआ? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो 7वां प्रश्न का जवाब आपको पता है दोस्तों, बस आप ध्यान से देखे नहीं हो। आपके घर के आसपास सोलर पैनल लगा है? लगा है कि नहीं? सोलर पैनल, सोलर पैनल लगा होगा ना इस तरह से, हाँ इस तरह से सोलर पैनल आप लगा होगा। सोलर पैनल ये चार्ज कैसे होता है बताइए? यहाँ पे जो बैटरिया लगा रहता है, इस बैटरिया चार्ज कैसे होता है? आप कहोगे सोलर पैनल की वजह से। तो सोलर पैनल का काम क्या है बताइए? धूप की किरणें आती हैं,
धूप आता है यानी धूप जादू। ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जैसे फोटोन भी कह सकते हो। प्रकाश की किरणें फोटोन के रूप में, बंडल की एनर्जी के रूप में, बंडल के यानी पैकेट के रूप में आती हैं, ये कहा जाता है आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, याद रखना, प्रकाश की ऊर्जा को फोटोन, आइंस्टीन नहीं कहा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है भैया कि अगर प्रकाश की किरण किसी प्लेट पे पड़ती है तो प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उनको मिल जाती है ऊर्जा। उनको क्या मिल जाती है? ऊर्जा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित होने का मतलब होता है गति करने लगते हैं और अपनी जगह को छोड़ करके क्या होता है, एक बैटरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। समझ आए मेरी बात है? और वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वहां पे चार्जिंग के बारे में तो हमें नहीं बताना है, हमें बताना है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। तो बस सीधी सी बात कहोगे कि जब किसी प्लेट के ऊपर, किसी धात्विक प्लेट, धातु, ठीक ना, अब प्लास्टिक का प्लेट मत ले आना, ठीक है, जब किसी धात्विक प्लेट के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित का मतलब निकलने लगते हैं, पुतुक 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 पुतुक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इन्हीं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ही कहा जाता है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। दैट्स ऑल क्लियर। फिर से बोलो कि जब किसी धातु पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जब किसी धातु पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो धातु पे प्रकाश की किरणें पड़ने से क्या होती है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। क्लियर हुआ? मजा आया? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं। समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताइए क्या है। 2025 के कोड नंबर JS में पूछा गया है। इस बार आपको इस तरह से एकदम आसान शब्दों में नहीं पूछेगा। अब आपको सीधे सीधे नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, आपको सीधे सीधे परमाणु के नाभिकों का वर्गीकरण करने को बोल देगा। जब भी परमाणु के नाभिक का वर्गीकरण करने के लिए बोल दे तो वर्गीकरण समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के आधार पर ही किया जाता है। मैंने परमाणु वाले चैप्टर में बताया है ये बात, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हो तो वन शॉट वीडियो जाके देख सकते हो। ध्यान से समझो। सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक संभारिक होता क्या है। ये बात तो आप जानते हो, हाइड्रोजन को देखे हो, हाइड्रोजन के नीचे यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। एक और हाइड्रोजन आप देखो, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। एक और हाइड्रोजन देखो, यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होता है। ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया ट्राइटियम। नाम सुना है? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जो नीचे में लिखा हूं मैं, इसे बोला जाता है परमाणु क्रमांक बोला जाता है। अरे यार डेफिनेशन भाड़ में गए यार, डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, पहले आप फील करो, समझ लो तो हमेशा याद रहेगा, जैसे हम लोग को है। ठीक है। अब यहाँ ऊपर में देखा जाए तो सब अलग अलग है और ऊपर वाले को बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है अभी, ठीक है, ये हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक चीज नोटिस किया तुमने, नीचे का जो परमाणु क्रमांक है वो तीनों में सेम है, लेकिन जो परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है। बस याद रखना, जब किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो यानी समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, ऐसे को क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। अब आती है बारी संभारिक। संभारिक में यहाँ पे ना, तो अगर ध्यान से देखो तो इसके शब्द में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। सम यानी समान, भारिक यानी भार। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। समझ आए मेरी बात है? उसे क्या कहते हैं? संभारिक। एग्जाम्पल के तौर पे आर्गन और कैल्शियम 18 20वें नंबर पे है, लेकिन इनका भार सेम है। ठीक है। देखो ये भी 40 है, ये भी 4 है, ये भी 40 है, दोनों का परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो इसे बोलेंगे संभारिक। सम न्यूट्रॉनिक, हम अब क्या बोलूं, समझ गए होगे, ट्रिक पकड़ लिया। सम न्यूट्रॉनिक, सम सम यानी समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन। ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉन तो समान हो, ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉन समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अगला प्रश्न आ रहा है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2026 के लिए डन कर लो, किसी न किसी सेट में आना है, रोक नहीं सकता कोई ताकत। बोल दिए तो बोल दिए, किसी न किसी सेट में आना ही आना है। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है, समझो, ध्यान से समझने की कोशिश। संलयन और विखंडन में क्या होता है? देखो, जब दो हल्के परमाणु, परमाणु का मतलब समझ रहे हो, तत्व, जब बहुत ही दो हल्के तत्व, अब हल्के तत्व होंगे तो नाभिक भी बहुत हल्का होगा, है ना बात में दम? समझ रहे हो कि जब दो हल्के तत्व आपस में मिले, मिलने को संलयन बोलते हैं, और विखंडन का मतलब विखंडन, खंड खंड हो जाना, टूट जाना। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं और मिल करके भारी नाभिक बना ले तो उसे
नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या है कि कोई भारी तत्व, जो भारी तत्व होगा तो नाभिक भी भारी होगा, भारी नाभिक विखंडित होकर के टूट करके दो हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो जाए तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब यहां पे देखो यही चीज लिखा हुआ है कि वह क्रिया केवल भारी तत्व में होती है। याद रखना, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? भारी तत्व। अभी मैंने बोला ना कि भारी तत्व टूट करके हल्के तत्वों में बदल जाते हैं या फिर भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में बदल जाता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में कराई जाती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? भारी तत्वों के नाभिक में कराई जाती है। भारी तत्व का नाभिक टूट करके तो हल्के नाभिक में बदल जाता है। समझ आई मेरी बातें? और यहाँ पे उल्टा कर दो इसका, यह हल्के तत्वों में कराया जाता है, यह हल्के तत्वों में कराया जाता है। ठीक है, फिर अगला ये कह रहा है कि यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है। नाभिकीय विखंडन के लिए हाई टेम्परेचर की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय संलयन जोड़ने के लिए आपने देखो, मेरी बात अगर समझना है आसान तरीके से मैं समझाता हूं, आसान भाषा में समझा रहा हूं। अगर कोई एक लड़का है, किसी लड़की को मनाना चाहता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसे मनाने के लिए, उसे एक दूसरे से जोड़ने के लिए, लेकिन टूटने में मेहनत नहीं लगेगा। कोई थोड़ी सी चिंगारी जलाया, कोई थोड़ी सी चिंगारी जलाया, टूट जाएंगे। तो टूटना, कहते हैं ना, बनाने में बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान होता है। कहते हैं ना, घर बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन तोड़ना बहुत आसान है। तो उसी तरह से याद रखना, विखंडन तोड़ना बड़ा ही आसान है, नॉर्मल टेम्परेचर पे टूट जाएगा, लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए उच्च ताप की जरूरत पड़ती है। भूलोगे नहीं ना? पक्का। तीसरा, ध्यान से समझो, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ रहे हो? 200। और जुड़ते दौरान ये ऊर्जा लगभग कितना यूज करता है? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यूज करता है। याद रखना, टूटते दौरान खुद की ऊर्जा खर्च कर देगा, जुड़ते दौरान ऊर्जा लेगा। समझ आई मेरी बातें? फिर आगे अगर देखा जाए तो अगला अंतर कह रहा है, चौथा, कि इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, फिर कहता है कि इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है जैसे नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ठीक है, लेकिन इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जैसे हाइड्रोजन बम में, एक बार निपटा तो निपट गया बाबू। समझ रहे हो? अब दोस्तों 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल चिपका दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है दोस्तों, जो सेकंड बुक का न्यूमेरिकल आने वाला है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आती है बारी बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से समझिए। ये बात आपको पता है दोस्तों, जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियन के बारे में आप जानते हो? न्यूक्लियन नहीं जानते? इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब न्यूक्लियन क्या होता है, ध्यान से समझो। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोस्तों, ध्यान से समझना, इनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर योगफल कर दिया जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या को और प्रोटॉनों की संख्या का अगर योगफल निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? उनका योगफल निकाल दिया जाए, उनके द्रव्यमानों का, तो उसे ही बोला जाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योगफल न्यूक्लियन कहलाता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योगफल न्यूक्लियन कहलाता है। याद रहेगा? अब ध्यान से समझो, ये नाभिक के अंदर है तो जाहिर सी बात है मजबूती से बंधे होंगे जो भी इनकी ऊर्जा होगी। ठीक है, अब हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं, इन न्यूक्लियनों को क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? बाहर से ऊर्जा देंगे, बाह्य ऊर्जा देंगे। तोड़ने के लिए क्या करेंगे? बाहर से ऊर्जा देंगे, बाह्य ऊर्जा देंगे। बाहर से जो ऊर्जा देंगे, अगर ये बहुत कमजोर होगा तो कम ऊर्जा में ही टूट जाएगा, और अगर ये बहुत मजबूती यानी बहुत ज्यादा अस्थायी होगा, अस्थायी का मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो हमें बाहर से ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए जो बाहर से ऊर्जा दी जाती है, उसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? तो बंधन ऊर्जा क्या होती है समझ आया? अब यहाँ पे जो भाषणबाजी लिखा है आप पढ़ लीजिए, वही चीज है। कह रहा है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है, वह बाहर से जो ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक ना, वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर ये ज्यादा अस्थायी होगा तो ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा, यानी बंधन ऊर्जा ज्यादा तो इसका मतलब नाभिक ज्यादा अस्थायी। बंधन ऊर्जा कम देना पड़ रहा है तो कम अस्थायी। यही बात नीचे लिखा हुआ है। अब बताइए, ईमानदारी से बंधन ऊर्जा आएगा तो दहाड़ दोगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। कह रहा है कि किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम कितनी होती है?
ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसकी होती है, लोहे की। ठीक है, आयरन की होती है। इसकी बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है कितना दोस्तों, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कभी भी बंधन ऊर्जा पे पूछा जाए कि अगर अधिकतम बंधन ऊर्जा के ऊपर पूछा जा रहा है प्रति न्यूक्लियॉन के लिए, तो याद रखना हमेशा लोहे को तवज्जो दोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर आती है बारी नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे यार जस्ट अभी बताया नाभिकीय विखंडन, अभी बताया ना अंतर जब बता रहा था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो बताया था कि नहीं नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे। याद रखना नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। फिर अगला है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान की क्षति से। इसकी ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है, द्रव्यमान की क्षति से। याद रहेगा ये बात। फिर आती है बारी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिए 2026 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से समझिए। यहां पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जो भाषणबाजी लिखा है उस पे न जाकर के पहले समझने की कोशिश करो। आप ध्यान से समझो। अभी मैंने बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, हाँ या ना। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान बोलोगे, हाँ या ना। ठीक है, तो याद रखो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान से समझना, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जब जोड़ोगे ना, तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है उससे थोड़ा सा अधिक होता है। नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। यानी नाभिक का द्रव्यमान अगर देख रहे हो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ रहे हो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अगर घटा दिया जाए तो इसे बोला जाता है द्रव्यमान क्षति। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति। वही चीज यहां लिखा हुआ है, देखो द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। ठीक है, इनका जब योग करते हैं तो इनका जो द्रव्यमान आता है ये क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। किसके मुकाबले, वास्तविक द्रव्यमान के मुकाबले, समझ रहे हो। तो वास्तविक द्रव्यमान सदैव थोड़ा कम होता है, किसके, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के। तो न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है और इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है नाभिक का, तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से वास्तविक के द्रव्यमान को अगर घटा दिया जाए तो जो बचता है उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। अब बताओ समझ आया, क्लियर हुआ, मजा आया, बताया ना, बहुत ही प्यारा है। अब आती है बारी अर्धचालक क्या है। मैं यहां समझा तो रहा हूं अर्धचालक के बारे में, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अर्धचालक वाला मेरा वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, क्योंकि वहां पे आपको पी एन संधि डायोड, एन टाइप संधि डायोड, एन टाइप, पी टाइप, एनर्जी बैंड, ये सब क्या है इसके ऊपर बातें बताई गई हैं। और उनमें से हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे उतने सारी चीजों को कवर नहीं किया जा सकता, नहीं तो क्या होगा वीडियो का लेंथ आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमें 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप अर्धचालक वाले वीडियो को जरूर देखना, और देख लियो तब तो मजा ही मजा है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि अर्धचालक क्या होता है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं आपको बता देता हूं अर्धचालक होता क्या है। अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अर्धचालक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक का मस्त एग्जांपल दे रहा हूं, जर्मेनियम हो गया, समझ रहे हो, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास जर्मेनियम सिलिकॉन है, इस तरह से मान लेते हैं सिलिकॉन, इस तरह से सिलिकॉन का मान लेते हैं अर्धचालक है मेरे पास। किसका है, सिलिकॉन का अर्धचालक है। इस तरह से ये लोग हैं। ठीक है, मेरा वो वाला वीडियो देखोगे तो और मस्त समझ आएगा। ठीक है, इस तरह से सिलिकॉन का अर्धचालक है, इस तरह से इसके क्रिस्टल बने हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई इंप्योरिटी, बाहर से अगर कोई अशुद्धि नहीं मिलाओगे, ठीक है, जो अर्धचालक है उसमें बाहर से कोई अशुद्धि अगर नहीं मिलाओगे तो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। और बाहर से अगर अशुद्धि मिला दोगे तो क्या हो जाता है, बाह्य अर्धचालक होता है। और अशुद्धि 2 तरह का मिलाया जाता है, एक आपको 3 संयोजकता वाला और एक 5 संयोजकता वाला। समझ आई मेरी बातें। तो याद रखना 3 संयोजकता और 5 संयोजकता वाला जो अशुद्धि मिलाते हैं उसी की वजह से हमें पता चलता है पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो उस वीडियो को जरूर आप देखना। यहाँ पे अभी फिलहाल सवाल जो कह रहा है उसी का जवाब दूंगा मैं केवल। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि अर्धचालक क्या है, फिर उसके बाद कह रहा है निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर क्या है। तो ध्यान से समझो, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच की होती है, यानी ये न तो
चालक होते हैं पूरी तरह, और न तो पूरी तरह कुचालक होते हैं, बीच वाले होते हैं। समझ आई मेरी बातें? अब आती है बारी निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर क्या है। तो देखो वही चीज है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो मैं कोशिश पूरा करता हूँ आपको समझा सकूं, रटाने की कोशिश ना करूं, ठीक है। तो कह रहा अर्धचालक अपनी शुद्धि अवस्था में निज अर्धचालक कहलाता है। जो अर्धचालक होता है वो जब शुद्ध अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी बाहर से अगर नहीं मिलाई जाती है तो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। और अगर बाहर से अशुद्धि मिला दी गई, अगर बाहर से अशुद्धि मिला दी गई तो बाह्य अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य अर्धचालक। एक और खास बात बताता हूं, निज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। निज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लाखों जो बंध बने होते हैं उनमें से कोई एक बंध टूटता है जब आप टेम्परेचर देते हो, तो इतना ज्यादा अच्छा खासा चालक का काम नहीं करता है। लेकिन जब इंप्योरिटी मिला देते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। समझ आई मेरी बातें? इसको डिटेल में समझने के लिए आप जरूर मेरा वीडियो देखना, थंबनेल भी दिख रहा है यहाँ अर्धचालक वाला, ठीक है। निज अर्धचालक का तीसरा अंतर कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो घनत्व होता है, क्या होता है? घनत्व। कोटर जो होता है, कोटर का मतलब लूप होल जो होता है, जो खाली जगह होता है। अब कोटर क्या होता है? जो होल होता है, जो खाली जगह, उसे कोटर कहते हैं। अब क्या है उसे जाकर वीडियो में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो कोटर जो होता है घनत्व के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसका कोटर जो होता है वो घनत्व के बराबर नहीं होता है, ठीक है। फिर आते हैं बारी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी चिपकाया गया है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, न्यूमेरिकल हम लोग पता ही है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट का मैंने न्यूमेरिकल बना दिया, ये सारे न्यूमेरिकल का धुआं धुआं कर दिया है। आप फर्स्ट पार्ट मेरा न्यूमेरिकल का वीडियो देख सकते हो। एक ही वीडियो में फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का टोटल न्यूमेरिकल मैंने कराया, वो भी बेहतर न्यूमेरिकल कराया जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, जो पूछे जाते हैं। फालतू के कोई न्यूमेरिकल नहीं। थंबनेल दिख रहा है न्यूमेरिकल वाला, ऑल न्यूमेरिकल है, समझ रहे हो? अब ध्यान से समझना कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। ध्यान से समझो, यहाँ पे परिभाषा पे न जाकर के पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। देखो मेरी बात को समझना, जब कोई भी कुंडली है, ये क्या है? कुंडली है, कोई भी परिपथ है, इस तरह से कोई भी कुंडली है, ध्यान से समझना। जब इसमें चुंबकवा को आगे पीछे करोगे तो चुंबक से क्या निकलती है? चुंबक की बल रेखा। तो चुंबक जब आगे पीछे होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। फ्लक्स किसे बोलते हैं? फाई बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है समय के साथ, टी के साथ। डी लगाने के लिए, सूक्ष्म के लिए डी लगाया जाता है, ठीक है। तो समय के साथ साथ जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो उसकी वजह से वैद्युत वाहक बल ई जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? वैद्युत वाहक बल ई जनरेट होता जाता है, ई जनरेट हो जाता है। इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। वही बात यहाँ कह रहा है, ध्यान से समझिए कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। जो फ्लक्स है याद रखना, ठीक है। फिर से कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। यह है आपका स्वप्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है? ध्यान से समझो। दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही होती है। अभी क्या कहना चाह रहा है इसे आसान भाषा में समझा देता हूं। देखो ये बात आपने सुना है कि एक कुंडली अगर हो इस तरह से, ठीक है, एक कुंडली इस तरह से है मान लो, ठीक है। इसमें धारा तुम बहवा रहे हो, तो धारा बहवाने की वजह से क्या होगा? धारा बार बार तुम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा कि नहीं? जैसे जैसे धारा बहवाओगे वैसे वैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब ध्यान से समझना, इसी के बगल में एक और अगर कुंडली रख दो, यहाँ पे कोई सोर्स मत लगाओ, कोई भी वोल्टेज बैटरी वगैरह कुछ मत लगाओ, लेकिन इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। समझ आई मेरी बात? ये है अन्योन प्रेरण। ये कौन सा सिद्धांत है? अन्योन प्रेरण सिद्धांत होता है। समझ रहे हो? वही बात यहाँ कह रहा है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक जो होता है द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत, द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, ठीक है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है उसके बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही होती है। इसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम। लेंज का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब लेंज के नियम को यहाँ भाषणबाजी जो लिखा है इसके ऊपर मत जाइए, पहले आपको जो यहाँ बता रहा हूँ उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए, तो लेंज का नियम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। ये बात आपको पता है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि जब कुंडली इस तरह से हो और जब मैं चुंबक को आगे पीछे करता हूं तो क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है? इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है?
प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये जो ईएमएफ यानी जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, वो जिस चीज से उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है। ये जिस चीज का उत्पन्न हुआ है क्या है, उसी का विरोध करता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो हम चुंबक की वजह से इसका मान अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए इसके मान को, ई के मान को बढ़ाने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा कराना पड़ेगा। तो हम ज्यादा परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं तो ये होने नहीं देता, और जब हम परिवर्तन कम कराने की कोशिश करते हैं तो ये ज्यादा परिवर्तन का समर्थन करता है। कहने का मतलब हर बार उल्टा करता है। हम अगर इसे खींच रहे हैं तो ऊपर चढ़ रहा है, और जब हम इसे ऊपर ढकेल रहे हैं तो नीचे आ रहा है। कहने का मतलब हर बार विरोध कर रहा है। तो याद रखना, ये जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न किससे हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, और ये उसी परिवर्तन का ही विरोध करता है जिससे उत्पन्न हुआ है। ये कौन कह रहा है, लेंज अपने नियम में कह रहा है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। यहां पे देखो ध्यान से पढ़ो, यही चीज लिखा है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करता है। ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। यहां पे खुद से देख सकते हो, उसी कारण का विरोध करता है जिससे ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये ऐसे भी इसके डेफिनेशन को लिख सकते हो कि जब किसी परिपथ में हम धारा बहवाते हैं या फिर उसके फ्लक्स में जब परिवर्तन करते हैं तो ईएमएफ यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, और यह उत्पन्न हुआ प्रेरित धारा जो होता है ये उसी का विरोध करता है जिससे ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसी घटना को लेंज का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लेंज का नियम। ईमानदारी से बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, दहाड़ दोगे अब, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में अंतर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर साल पूछा जाता है दोस्तों। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके सेट में आ सकता है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में अंतर पूछ रहा है, लेकिन मैं तीनों बताऊंगा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में अंतर क्या होता है। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने लिखा है अंतर तीनों का। अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्रतिचुंबकीय होता है, ध्यान से समझो मेरी बात को, ठीक है, और जो अनुचुंबकीय जो होता है इसमें जस्ट थोड़ा सा अपोजिट, अपोजिट यानी उल्टा है। जैसे देखो यहाँ पे जो प्रतिचुंबकीय होता है या इस तरह का चुंबकीय जो पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय वाला जो पदार्थ होता है, ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के सामने अगर प्रबल चुंबक यानी हाई पावर वाला मैग्नेट अगर उसके सामने रख दिया जाए तो उससे प्रतिकर्षित होगा। समझ रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लो कॉपर है, लेड है, एयू है, एजी है, एचजी है, ये सब चीजें जो भी हैं, इनके सामने अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बहुत ही प्रबल चुंबक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जब रख दिया जाए तो आकर्षित होने के बजाय ये प्रतिकर्षित होते हैं, बहुत दूर जाने लगते हैं। ठीक है, ये गुण होता है किसका, प्रतिचुंबकीय। यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तुम्हारे हाथ में है और एक यहाँ पे छोटा सा पदार्थ है, तुम्हें नहीं पता है कि ये किस तरह का है, तुमने इसके पास ले जाया तो ये पास आने के बजाय, चिपकने के बजाय दूर भागने लगा। तो इसका मतलब ये क्या है, जो तुम्हारे हाथ में है ये प्रतिचुंबकीय है। अब एक बार तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, हाथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब इसको तुम पास ले गए, अब पास ले जाने के बाद ये नहीं पता है कि किस तरह का है, लेकिन जब पास ले गए तो क्या हुआ कि दूर जाने के बजाय खिंचाने लगा, आकर्षित होने लगा, तो इसे बोलते हैं अनुचुंबकीय। समझ रहे हो, यानी यहां पे कह रहा है कि जब प्रबल चुंबक के सामने अगर इस तरह के पदार्थ को लाया जाए, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको अगर इसके सामने प्रबल चुंबक के सामने लाया जाए और वो आकर्षित होने लगता है, ये लोग क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए इसे अनुचुंबकीय बोला जाता है। ठीक है, और इसे प्रतिचुंबक का मतलब आकर्षित होने के बजाय प्रतिकर्षित होने लगे। देखो नाम में ही छुपा हुआ है प्रतिकर्षित, प्रतिचुंबक प्रतिकर्षण, ठीक है, अनुचुंबक आकर्षण। समझ रहे हो, लेकिन प्रबल दोनों में रखना कि प्रबल चुंबक के सामने जब किसी पदार्थ को लाया जाता है, प्रबल चुंबक के सामने जब किसी पदार्थ को लाया जाता है तो प्रतिकर्षित होने लगे अगर, तो प्रतिचुंबकीय, आकर्षित होने लगे तो अनुचुंबकीय। ये थोड़ा अलग है। लौह चुंबक कह रहा है कि वह चुंबकीय पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होने लगता है। ये लोग क्या होते हैं कि जब वीक मैग्नेट मतलब समझ रहे हो ना, जो दुर्बल चुंबक होगा उसके सामने, जैसे निकिल हो गया, लोहा हो गया, ये सब इसके पास ले जाओगे तो खींच लेता है। समझ रहे हो, जो आप स्पीकर वगैरह ये सब वाला जो चुंबक यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थोड़ी है, हाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थोड़ी है, तो नॉर्मल चुंबक है। न्यूडेनियम मैग्नेट अगर आप यूज करो, जो आप देखते हो लोहे की तरह होता है, इतना स्पीड होता है ना, उसके आगे अगर हाथ आपका चला जाए दो चुंबक के बीच में तो हाथ चपटा कर देगा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है इन दोनों में। समझ आई मेरी बातें? तो खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन समझ आ गया, तीनों में क्या अंतर है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं दे दिया हूँ, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉरेंज बल, इसे याद करते हो, रटते हो ना, देखो कितना इजी समझाता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, मान लो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र भी है। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, अब मान लेते हैं क्या है,
चुंबक क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों के बीच में अगर कोई आवेश फंस गया, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों के बीच में अगर आवेश फंस गया कोई, तो इस आवेश पे इसके द्वारा भी बल लगेगा और चुंबक के द्वारा भी बल लगेगा, हाँ या ना। इस आवेश पे इस क्षेत्र की वजह से भी बल काम करेगा और इस चुंबक की वजह से भी बल काम करेगा। 100 बात की एक बात है, अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों के बीच में अगर कोई आवेश फंस जाता है या फिर वहां पे स्थित होता है, तो वहां पे दोनों का बल कार्य करता है और दोनों का जो परिणामी बल होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, परिणामी बल का मतलब होता है दोनों को मिलाने के बाद जो बल आएगा उसे ही बोला जाता है लॉरेंज बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को लॉरेंज बल बोला जाता है और वो फार्मूला होता है F इजिकल टू Q इंटू ई। समझ रहे हो? क्योंकि आप पता है ना कि अगर मान लो भैया इस तरह से अगर तुम्हारा ई का वैल्यू है, अगर यहाँ धन आवेश अगर भेज रहे हो तो इस पे क्या होता है, इधर की तरफ एक फोर्स लगता है F इजिकल टू क्या होता है, आपका फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। पता है कि नहीं आपको? Q इंटू ई होता है। तो ए वाला ए हो गया और यहाँ पे जो आपका चुंबक की वजह से जो बल लग रहा है ए हो गया Q, अब ब्रैकेट में क्या हो गया, भी इंटू बी क्रॉस हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आई मेरी बातें? तो इतनी सी बात दिमाग में रखनी होगी। ये फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल मैंने कराया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आती है बारी अगले क्वेश्चन की। अगला कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सी बात है। पहले समझो आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, मैं यहाँ पे हल्का समझाता हूँ, फिर यहाँ मैं हल्का समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ध्यान से समझो, कोई भी तार है, कोई भी तार है, तार में जब धारा बहती है, तार में जब धारा बहती है तो तार के अंदर रुकावट होता है। तार के अंदर क्या होता है? रुकावट। ये जो धारा बह रही है उसको रोकने के लिए तार के अंदर एक रुकावट काम करता है और उसे बोलते हैं कैपिटल आर, जिसे आप प्रतिरोध कहते हो। ये तो क्लियर हुआ। अगर ये तार में धारा बह रही है तो धारा क्यों बह रही है? कहीं ना कहीं से बैटरी लगाया गया होगा, तभी तो धारा बह रही है। तो ये जो बैटरी लगाया गया है, इस बैटरी में भी एक प्रतिरोध काम करता है, आंतरिक प्रतिरोध, उसे स्मॉल आर कहते हैं। तो धारा जब इस तरह से बहते बहते आगे जा रही थी तो एक रुकावट यहां मिला, फिर बहते बहते जब वापस आ रही होती है तो एक रुकावट यहां मिलता है बैटरी में। समझ रहे हो? जब वो वापस इंटर कर रही होती है तो एक रुकावट पैदा होता है, यहाँ स्मॉल आर कहते हैं इसे। ठीक है, अगर बैटरी को मैं ई बोल रहा हूं तो याद रखना फार्मूला ओम्स लॉ क्या है आपका, आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। तो अगर आई को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, भी बटा आर होगा। यहाँ भी की जगह तुम ई लिख दो, भी की जगह क्या लिख दो, ई, और यहाँ पे ई जैसे ही लिखोगे तो टोटल रुकावट लिखना होगा। तो टोटल रुकावट आर है, या करंट को कहाँ कौन कौन रोक रहा है, ये वाला भी आर रोक रहा है और कुछ मात्रा में ये भी रोक रहा है। तो टोटल हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। कई न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होते भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है इस तरह का न्यूमेरिकल अगर नहीं किए हो तो अलग दुनिया में मेरे भाई, तब तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आने वाला है। क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप पुंडिया वाले न्यूमेरिकल, छोटे मोटे न्यूमेरिकल तैयार करके जाओगे एग्जाम में, तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। समझ रहे हो? अच्छे न्यूमेरिकल, रिपीटेड न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ सकता है, ऐसे न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। उसको देखने के लिए आप मेरे न्यूमेरिकल वाले वीडियो को जरूर जाके देखो। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये तो समझ आ गया कि आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है। ठीक है, वो सेल के पास होता है। अब वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप पढ़ के देख सकते हो। कह रहा है बंद परिपथ में सेल द्वारा, यह है ना सेल, यही है ना सेल, बैटरी, बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट और धन प्लेट की ओर बहती है। ये बात हर कोई जानता है कि धारा धन से ऋण प्लेट की तरफ बहती है। हर कोई जान रहा है कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करता हुआ शुरू करता है। ये बात ठीक है भैया, चलिए यहां तक क्लियर। आगे क्या कहना चाह रहा है, इस धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध, सेल के घोल के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये जो घोल फोल लिखा है ना, इसके चक्कर में ना जाकर के सिंपल सा इतना बोल देना कि बंद परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर एक प्रतिरोध काम करता है जो धारा को रोकने का काम करता है, और उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। और है रुकावट, प्रतिरोध, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, मात्रक तो ओम ही होगा, मात्रक तो ओम ही होगा। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? फिर ये कह रहा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला देखिए, यह सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो सेल है, सेल का ये जो दोनों प्लेट है, इनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला। दूसरा, यह घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह वैद्युत अपघट्य
कि घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने केमिस्ट्री में क्लियर कर दी है, ठीक है। फिर कहता है ये वैद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक बताइए क्या होगा, ठीक है। अब फिर आ जाती है हमारी धारा घनत्व क्या है। तो ये देखिए एक तार है मेरे पास, एक चालक तार है, ठीक है। ये चालक तार की जो ये मोटाई है इसे क्या बोलते हैं, परिक्षेत्र का क्षेत्रफल बोलते हैं, ए बोलते हैं हम लोग, परिक्षेत्र का क्षेत्रफल ए बोलते हैं। चाहे यहाँ का ले लो चाहे आप यहाँ का ले लो, ठीक है। अब इसमें हम करंट ऐसे भेज रहे हैं, इस तरह से करंट आगे की ओर बह रहा है, ठीक है। तो करंट के ही डायरेक्शन में जो काम करता है उसे धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व एक्चुअली में क्या है, ऐसे मैं बता दूंगा तो समझ ही नहीं आएगा आपको। फील कैसे होगा, तो फील करने के लिए आप ये कह सकते हो कि ये जो आपके पास वायर है, ये क्या हो गया, परिक्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो गया, मान लो, ठीक है। परिक्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए। मान लेते हैं ए का वैल्यू है सपोज दैट 10 मीटर स्क्वायर, कुछ भी ले लेते हैं यार, अभी काल्पनिक, उतना थोड़ी ना होगा, बाप रे, थोड़ी ना होता है तार, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट भेजी जा रही है ऊपर की तरफ, उस करंट को मान लेते हैं 1000 एम्पियर का है। कितना, 1000 एम्पियर का है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो करंट का वैल्यू है और ये जो क्षेत्रफल है, इसका अगर हम डिवाइड कर दें 1000/10 कर दें, तो कटने के बाद कितना आएगा, 100 आएगा। तो कटने के बाद जो आया है, यानी क्षेत्रफल और विद्युत धारा, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही बोला जाता है धारा घनत्व, यानी I/A जो है उसी को बोला जाता है धारा घनत्व J। समझ आए मेरी बात है, कितनी सिंपल सी बात है। और याद रखना, धारा घनत्व की दिशा जो होती है वो करंट के ही दिशा में होती है। समझ आई मेरी बात है। अब मात्रक की अगर बात करें तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये हो गया एकांक क्षेत्रफल, के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है, जिसे J कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही बात लिखा है कि धारा की दिशा में ही J का दिशा होता है। समझ आई मेरी बातें, तो धारा घनत्व है। अगली बात आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए और अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए। प्रूफ नहीं करना, बस लिखना है। तो सबसे पहले समझो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होता क्या है। अपवाह वेग जिसे अनुगमन वेग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुगमन वेग भी कहते हैं। ध्यान से समझना, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो पहले। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी भी तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ही जगह, अगर इसे कोई वोल्टेज नहीं दोगे तो अपने जगह पुचुक 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 इधर उधर गति करता रहता है, ठीक है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां से चलता है वहीं पर वापस आके रुक जाता है, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। और अगर वोल्टेज दे दोगे, जैसे तुम इसे वोल्टेज दे दोगे इस तरह से जैसे वोल्टेज दे दोगे, तो एक जगह पे पुचुक पुचुक ना करके ये आगे बढ़ने लगेगा। ये क्या करने लगेगा, आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। और उस दौरान इसका अनुगमन वेग 0 नहीं होता है। जब ये गति करने लगेगा तो उस दौरान क्या होगा, इसका वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो वही चीज बात कह रहा है, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदेश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और कह रहा है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। अच्छा, इसको एक बार और समझा देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहा है, देखो ये तार है, ठीक है। ये तार की मान लेते हैं लंबाई है L, ठीक है, ध्यान से समझना। और यहाँ पे मान लो मैंने इस तरह से बैटरी लगाया, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर कोई जानता है कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा इस तरह से। तो करंट इधर अगर बह रहा है, करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके उल्टी दिशा में बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब इधर से इधर की ओर आ रहा है, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर आ रहा है। अब आपको एक बात बताता हूं कि पॉजिटिव, अगर मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो इस टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव वाले की तरफ 10 वोल्ट दिखेगा और माइनस वाली की तरफ इधर चले जाइए और तार के इस कोने पे 0 दिखेगा। तो उच्च विभव इधर है कि नहीं, उच्च विभव इधर है, तो निम्न से उच्च विभव की तरफ आ रहा है कि नहीं, निम्न से उच्च विभव की तरफ आ रहा है कि नहीं, तार के लंबाई के अनुदिश। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो एक तरफ से दूसरी तरफ आएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदिश
उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इसी गति को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहा जाता है, जिसे वीडी से इंडिकेट करते हैं। किससे? वीडी से इंडिकेट करते हैं। सवाल में एक और चीज जोड़ दिया था उसने कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध बताइए। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है आपको पता ही होगा, वी डी इक्वल टू जे बटे एन ई। अब आप कहोगे ये तो डायरेक्ट आप लिखा रहे हो, ये तो आप डायरेक्ट बता रहे हो, हमें कैसे फील होगा कि कैसे ये आया? उसके लिए मेरा विद्युत धारा वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, या फिर मेरा डेरिवेशन का वन शॉट वीडियो देख सकते हो, वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले आप ध्यान से समझो। कोई भी देखो तार है, ठीक है, देखो फील करो, समझने की कोशिश करो, समय बिल्कुल कम है, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो समझ के लिख लोगे। एक तार है, तार की लंबाई L है, क्षेत्रफल इसका A है मान लो। ठीक है, ध्यान से समझना, ये तार की लंबाई L है और क्षेत्रफल A है। अब ये जो प्रतिरोध होता है R, ये याद रखना अनुक्रमानुपाती होता है L बटे A के। अब जैसे ये हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। ये फार्मूला क्लियर है? ठीक है, 10th में भी सुना होगा। तो ये जो रो है इसे ही बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करती है। किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इसको अब आप कहोगे रो बराबर, यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है, तो इसे आप अकेला करो तो आपको खुद दिख जाएगा। देखो आर बराबर क्या है? रो L बटे A है, तो ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, आर ए। यल ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और हो जाएगा रो। तो यही चीज लिखा है, आर ए बटे यल। अब आती है हमारी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है किसी चालक तार के भीतर, किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना E बटे J, या फिर इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो कि A इसके बराबर ही है, आप करके चेक कर सकते हो प्रूफ करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध अगर इसके हिसाब से अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो बस ये तो मैंने समझा दिया फिनोमिना पूरा। ठीक है, बस इतना जान लो कि जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो जाहिर सी बात है क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। और जो धारा घनत्व था, इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है उसे ही बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, उसे ही बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी चीज है। विशिष्ट प्रतिरोध जब भी आएगा तब क्या लिखना, याद रखना कि किसी चालक तार के भीतर, किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और तथा जो धारा घनत्व उत्पन्न हुआ होता है, उन दोनों का जो अनुपात है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक समझ आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध अगर समझ आ गया तो विशिष्ट चालकता भी जान लो, विशिष्ट चालकता भी जान लो, जिसे हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान से समझो विशिष्ट चालकता क्या होता है। जो आप विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप जानते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बताया ना मैंने आपको। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स, इनवर्स का मतलब बटे में, समझ रहे हो? उसका व्युत्क्रम, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम, इसका इनवर्स निकाल दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास रो का वैल्यू, मेरे पास रो का वैल्यू 10 है। थोड़ी देर के लिए समझो, अगर इस 10 को बटे में लिख दूं, इस 10 को बटे में लिख दूं तो अब ये सिग्मा बन गया। क्या बन गया? सिग्मा। इसे ही बोलते हैं, याद रखना, विशिष्ट चालकता के। तो ये जो सिग्मा होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम जो होता है, ठीक है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, इसके विशिष्ट प्रतिरोध का अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए तो व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते, फार्मूला होगा सिग्मा बराबर 1/ρ। अब बताओ ईमानदारी समझ आया? बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये बहुत बार मैं समझा चुका हूँ कि अगर कोई आवेश है, मान लो कोई बहुत बड़ा आवेश है, बहुत पावरफुल आवेश है, तो आवेश है तो जाहिर सी बात है आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं अगर पॉजिटिव है तो बल रेखा बाहर की तरफ निकल रही है, निगेटिव है तो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो मान लो बहुत बड़ा आवेश है, ठीक है, इसका क्षेत्र मान लेते हैं इस तरह से, इसका क्षेत्र फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो मेरे पास दूर बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कोई आवेश है, ठीक है। अब इस आवेश को ध्यान से समझो। इस आवेश को अगर मैं यहाँ पे रखा हूँ, इस आवेश को यहाँ पे रखूंगा कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ रखूंगा कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर रखूंगा कोई फर्क पड़ेगा? जैसे ही आवेश अंदर आ जाएगा, जैसे ही आवेश से अंदर आ जाएगा, कहाँ अंदर आ गया? इस बड़े से आवेश का जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र के अंदर आ गया। जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर आएगा तो जो आवेश मैंने अंदर भेजा है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। तो बताओ पावरफुल कौन है, ये वाला या ये वाला? ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये नन्ना सा मुन्ना सा है, तो बड़ा वाला आवेश क्या करेगा, नन्हे मुन्ने को ढकेलेगा बाहर की तरफ बल लगा के, इसको धकेलेगा बाहर की तरफ बल लगा करके। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, कि ये जितना ही ज्यादा पावरफुल आवेश होगा इसको उतना ही ज्यादा तीव्रता से धकेलेगा कि नहीं? ये जितना पावरफुल आवेश होगा इस वाले छोटे वाले को उतनी ही तीव्रता से धकेलेगा कि नहीं? तो ये तीव्रता इसकी कितनी है धकेलने की, इसकी तीव्रता कितनी है धकेलने की, उसे ही बोला जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जिसे ई से इंडिकेट कर रहे हैं। और फार्मूला होगा जो बल लगाया गया ओ और जिस आवेश को धकेला जा रहा है ओ, उसका अगर अनुपात निकाल दिया जाए तो उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू नोड होता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये बड़ा सा वैद्युत क्षेत्र है इस आवेश का। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे, मान लो इस बिंदु पे, ठीक है, किसी बिंदु पे हमने क्या किया, एक आवेश, परीक्षण आवेश लाया। परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज होता है, तो बहुत छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आवेश होता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को हमने क्या किया, अंदर लाया। अंदर लाने पर क्या हुआ, इस पे बल लगा, परीक्षण आवेश पे क्या हुआ, बल लगा। और ये लगने वाला जो बल है, ये जो लगने वाला बल है और ये जो परीक्षण आवेश है उसका जो अनुपात होता है, ठीक है, उसका जो अनुपात होता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। आसान भाषा में समझने का तरीका सिंपल सा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पे लाया गया और लाने के बाद उस पर एक बल काम किया, और वो जो बल था और ये जो परीक्षण आवेश था उन दोनों का जो अनुपात है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बताओ ईमानदारी समझ आया? फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ होता है न्यूटन और क्यू होता है कुलाम, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कुलाम। बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? मजा आया ना? बोले ना बहुत इजी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे नहीं दिया है, याद रखना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव से भी ज्यादा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है। तो क्या होता है आओ समझाता हूं, पहले ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास दो आवेश है, और एक आवेश निगेटिव है और एक आवेश पॉजिटिव है। तो कहोगे कि दो आवेश है विपरीत। विपरीत का मतलब एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित को विपरीत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत आवेश। अगर मैं कहूं कि इस आवेश का जो वैल्यू है वही वैल्यू इस आवेश का भी है, तो कहोगे समान परिमाण है। परिमाण का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 10 कूलाम का है, तो जो मैंने 10 लिखा है ना, इस 10 को जो संख्या है उस संख्या को परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये 10 है और इसका भी परिमाण क्या है, मान लो 10 है। तो अब तुम क्या बोलोगे इसको? यही बोलोगे ना कि समान आवेश है, समान परिमाण के आवेश है, दो आवेश है समान परिमाण के, परंतु विपरीत। क्योंकि एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित। तो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के जब दो विपरीत आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर हो, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी जो है वो क्या है, सूक्ष्म है। बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर अगर हो तो इस तरह के बने हुए सिस्टम को, इस तरह के बने हुए निकाय को ही द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव। कोई पूछे परिभाषा द्विध्रुव की तो क्या बोलोगे? दो समान परिमाण के आवेश होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, एक धनावेशित और एक ऋण आवेशित, और उनके बीच की दूरी सूक्ष्म होनी चाहिए। उन्हें ही क्या बोला जाता है? द्विध्रुव जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुव कहा जाता है। बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? अगर दोस्तों हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर जानना हो तो क्या होगा? जो अभी मैंने बताया वही चीज है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। दो आवेश हैं, विपरीत हैं, बीच की दूरी सूक्ष्म है। बीच की दूरी क्या है? सूक्ष्म है, ठीक है। और इस सूक्ष्म दूरी को अगर मैं x कह दूं, क्या कह दूं? x, तो इस q और x का अगर हम गुणा कर दें, q और x का गुणा कर दें, तो जो मिलेगा मुझे उसे ही बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। एक मस्त बात बताता हूं आपको, इसी के अगर सेंटर में एक ओ नाम दे दे पॉइंट को, और यहां से यहाँ की दूरी को मैं यल कहूं, तो इधर की दूरी को भी तो यल कहूंगा ना। तो दोनों मिला दिया जाए तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 2l हो गया। तो क्यों ना हम x के जगह पे हम x ना लिख करके क्या लिख दें? 2l लिख दे। तो यही है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। अब बताइए समझ आया? क्लियर हुआ? 2l क्या है? आवेशों के बीच की दूरी है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, एक और क्वेश्चन। एक है वैद्युत फ्लक्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? फाई ई से। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ आपको, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आवेश है, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। आवेश से क्या निकलता है? इस तरह से
बहुत सारी बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत क्षेत्र निकलते हैं इस तरह से। मान लो मैं जानबूझ के इस तरह फैला रहा हूं, ठीक है, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूं, तो इस बंद पृष्ठ से कितनी लाइनें गुजर रही है अंदर से, तो कहोगे 1 2 3 लाइनें गुजर रही हैं, हरी वाली। इसको और थोड़ा पास ले आऊं तो अब लगभग 1 2 3 4 5, यानी और ज्यादा लाइनें गुजरने लगी। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी का जो माप होता है या बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से रिपीट करूं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे फाई ई से इंडिकेट करते हैं। किससे? फाई ई से इंडिकेट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि इस पूरे बड़े से क्षेत्रफल में से हम छोटे से क्षेत्रफल को अगर लें, तो इस छोटे से क्षेत्रफल को हम डी ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी ए। अब मान लेते हैं यहाँ से एक गुजर रही है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसके बीच में कोण थीटा है, तो फार्मूला बन जाता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो फाई ई बराबर हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा। समझ आया? ये हो गया। अगर इसका टोटल निकालना चाहोगे तो टोटल के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन लगा दोगे, यहाँ भी डी लगेगा, ठीक ना। जैसे इंटीग्रेशन लगा दोगे हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अगर इसे और डिटेल में देखना है तो मेरा वीडियो जा करके आप देखोगे आवेश वाला, गॉस थ्योरम वाला, तो वहाँ पे एकदम अच्छे से देखने को मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तक जितनी बातें मैंने बताई, इतना अगर परिभाषा अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो तो आपको 2-3 नंबर वाले परिभाषा के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो याद रखना, जितनी भी इस वीडियो में बात बताया हूँ, इतना हर हालत में आप तैयार करना, किसी कीमत पे मत छोड़ना मेरे भाई। समझ आई मेरी बातें? ये वीडियो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा मदद करेगा आपको कम समय में बेहतर चीजों को तैयार कराने में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मैंने कम समय में बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप तक सही चीज कम समय में पहुंचा सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इस चैनल को प्लीज आप लोग मिल करके सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।